चलिए एवरीवन देखते हैं चैप्टर एडवर्ब टॉपिक इन्वर्सन के सेकंड टॉपिक को, जिसका नाम है कंप्लीट इन्वर्सन। ठीक है, कंप्लीट इन्वर्सन अब तक आपको समझ में आ गया होगा। कंप्लीट इन्वर्सन का मतलब होता है पूरा का पूरा वर्ब पार्ट का सब्जेक्ट के पहले आ जाना। देख रहे हैं, HV यानी हेल्पिंग वर्ब, MV यानी मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आया हुआ है, तो पहले ये दोनों लिखे जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे जाएंगे। तो शब्दों के इसी ऑर्डर को, इसी अरेंजमेंट को कंप्लीट इन्वर्सन कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि शब्दों का ये ऑर्डर हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में कब कब फॉलो करेंगे। ठीक है, तो लिखा गया है, बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है इनमें से किसी एक से भी, तब वहां पर है ना कंप्लीट इन्वर्सन होता है। आइए जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है, हेयर, देयर, अवे, आउट, अप, इंडोर्स, आउटडोर्स। ठीक है, ये सब वर्ड्स हैं और इन सबको आप एडवर्ब और प्लेस मान सकते हैं। ये सारे वर्ड, ये सारे शब्द एक्शन के होने की जगह की, स्थान की, स्थल की जानकारी देते हैं। तो ये सब एडवर्ब और प्लेस है ना, और सब एक एक वर्ड है। तो अगर इनमें से किसी एक वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है, अगर सेंटेंस का पहला वर्ड इनमें से कोई एक है, तो आपके उस सेंटेंस में इन्वर्सन होगा, कंप्लीट इन्वर्सन होगा। ठीक है, हाँ, बात ध्यान देने लायक ये भी है कि सब्जेक्ट आपका नाउन होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? नाउन। तो सब्जेक्ट तो प्रोनाउन भी होता है। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तब क्या? अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तब इन्वर्सन, कंप्लीट इन्वर्सन नहीं होगा। सो सिंपल। अभी देखो, अवे वेंट सीता, ध्यान दे रहे हो, ये वेंट क्या है? V2 है, वर्ब है। ये सीता क्या है? सब्जेक्ट है। सीता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आया हुआ है, इसी को इन्वर्सन बोलते हैं। कंप्लीट इन्वर्सन हुआ है यहां पर। क्यों? क्योंकि सेंटेंस अवे से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए। ठीक है, और इन्वर्सन होने का कारण ये भी है कि सब्जेक्ट सीता है। तो दो चीजें चाहिए कंप्लीट इन्वर्सन कराने के लिए, एक, इनमें से कोई एक वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, और दूसरी चीज कि सब्जेक्ट नाउन होना चाहिए। सब्जेक्ट नाउन ही होना चाहिए, प्रोनाउन नहीं। ठीक है, इस एग्जाम्पल सेंटेंस को देखिए, देयर गोज मेरी। ठीक है, इन्वर्सन हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। ये है V5, ये है सब्जेक्ट, है ना, ये है वर्ब और ये है उसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया है, सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब आ गया है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। तो कंप्लीट इन्वर्सन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस देयर से चालू हो रहा है। देयर से चालू हो रहा है, ये तो एक कारण है ही। दूसरा कारण क्या है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरी है, जो कि नाउन है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट नाउन नहीं होता तब फिर इन्वर्सन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, देयर गोज शी, देयर गोज शी, तो इनकरेक्ट माना जाएगा। देयर गोज शी को इनकरेक्ट माना जाएगा। करेक्ट क्या होगा? देयर शी गोज। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा एवरीवन? देयर शी गोज। तो वैसे ही अगर आप बोलना चाहते हैं अवे वेंट शी, या अवे वेंट ही, या अवे वेंट दे, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी प्रोनाउन, ठीक है, तब वो गलत माना जाएगा। होना क्या चाहिए भाई? अवे शी वेंट, अवे शी वेंट। समझ पा रहे हैं बात को? तो इन्वर्सन तभी होगा जब सेंटेंस इनमें से किसी एक वर्ड से स्टार्ट हो और सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो। ठीक है, आइए दूसरे पॉइंट पर आइए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है एवरीवन, कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो इनमें से किसी एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस से, तो ये सभी प्लेस बताते हैं, और ये जिनको अभी आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया गया, ये सभी प्लेस ही बताते हैं। ऑन अ हिल, पहाड़ पर, इन द वैली, घाटी में, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर। तो ये सारे फ्रेज भी, ये सारे एक्सप्रेशन भी प्लेस की जानकारी देते हैं, एक्शन के होने की। तो इनमें से किसी एक से भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा तो सेंटेंस के उस पार्ट में कंप्लीट इन्वर्सन होगा। हाँ, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, नाउन प्रोनाउन। सब्जेक्ट यहां जो भी हो, नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट यहां जो भी हो, नाउन प्रोनाउन, क्या होगा? इन्वर्सन होगा, कंप्लीट इन्वर्सन होगा। आइए एग्जाम्पल पर नजर डालिए। अंडर द टेबल अ टायर्ड ओल्ड मैन वाज लाइंग। सेंटेंस से क्या कह रहा है कि टेबल के नीचे एक बूढ़ा थका हुआ आदमी, पुरुष लेटा हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अ टायर्ड ओल्ड मैन क्या है? सब्जेक्ट।
किसका? वॉज लाइंग का, है ना। वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, लाइंग आपका मेन वर्ब है। अभी आप सबको बताना है सेंटेंस सही है कि गलत। इस रूल के अनुसार सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्सन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंटेंस अंडर द टेबल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए। तो कैसे करेक्ट होगा? ये जो वॉज लाइंग है इसको यहां से हटा के यहां से उठा के यहां पे लाना होगा, यहां पे लाना होगा। देखिए नीचे वाला आ रहा है, अंडर द टेबल वॉज लाइंग अ टायर्ड ओल्ड मैन। ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है एवरीवन, तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे ETC भी लिखा हुआ है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो प्लेस की जानकारी थे उससे स्टार्ट होगा सेंटेंस, कंप्लीट इन्वर्सन होगा वहां पर। मतलब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आएगा। चलिए आते हैं पॉइंट C पर, तीसरे पॉइंट पे। क्या बोला जा रहा है एवरीवन कि डायरेक्ट फॉर्म का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सुन रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्म का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें भी कंप्लीट इन्वर्सन होता है। नरेशन के डायरेक्ट फॉर्म के रिपोर्टिंग वर्ब में भी कंप्लीट इन्वर्सन होता है, लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट को बाद में लिखा जाए तब, और रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को पहले लिखा जाए तब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इस पार्ट को, इस भाग को, उस हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अगर आप इसको पहले लिख रहे हैं और उसको बाद में, तब भी इन्वर्सन होगा। नॉर्मली क्या होता है, उसको हम लोग बाद में लिखते बोलते हैं, उसको हम लोग पहले लिखते बोलते हैं। लेकिन अगर इस तरह से दोनों पार्ट को लिखा हुआ है तो कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्सन हो सकता है, और हुआ भी है। देख सकते हैं आप, मोनू है सब्जेक्ट और सेड है वर्ब। तो पहले कौन है, मोनू है कि सेड है? तो पहले वर्ब है, पहले सेड है, तो पहले वर्ब आ गया, सब्जेक्ट है, मतलब इन्वर्सन हो गया, कंप्लीट इन्वर्सन हो गया। ठीक है, अच्छा यहां भी वो पेच है, वो पहले पॉइंट वाला, क्या कि सब्जेक्ट हमारा नाउन ही होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारा? नाउन। अब से देखिए सेंटेंस को, डू इट एट वंस सेड शी। करेक्ट है? इनकरेक्ट है ना। अभी इन्वर्सन नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है, तो यहां पे सेड शी कहना गलत है। यहां पे क्या कहना सही होगा? शी सेड। बात समझ में आ रही है? तो कंप्लीट इन्वर्सन के लिए इस पॉइंट में भी दो कंडीशन है, दो केस है जो आपको याद रखना है। पहली चीज क्या, पहली बात क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा जाना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा जाना चाहिए। दूसरी चीज क्या कि सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का वो नाउन होना चाहिए। अगर प्रोनाउन होगा तो इन्वर्सन नहीं होगा, कराते हैं आप तो गलत माना जाएगा, है ना। यानी सब्जेक्ट पहले होगा, वर्ब बाद में होगा। डू इट एट वंस शी सेड होगा, सेड शी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए पॉइंट डी को समझते। अब समझेंगे हम लोग पॉइंट डी को। कहा जा रहा है एवरीवन कि कंडीशनल का जो पार्ट 2 और पार्ट 3 होता है। कंडीशनल समझिए, कंडीशनल को ना हिंदी में शर्त सूचक वाक्य बोलते हैं, शर्त सूचक वाक्य। और इंग्लिश में, अंग्रेजी में कंडीशनल 4 टाइप का होता है, 0 1 2 3। पहले का नाम है 0, दूसरे का नाम है 1, तीसरे का नाम है 2 और चौथे का नाम है 3। तो बोला जा रहा है कि जो कंडीशनल 2 है, कंडीशनल 3 है सॉरी, कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3 के इफ क्लॉज में होता है इन्वर्सन। कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3 के इफ क्लॉज में इन्वर्सन होता है, ध्यान दीजिएगा। इफ आई हैड डन वेल आई वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। तो ये है कंडीशनल 3 का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैंने अच्छा किया होता तो मुझे पुरस्कृत किया जाता। तो ये जो इफ क्लॉज है एवरीवन, अब इसमें इन्वर्सन हुआ नहीं है, लेकिन आप उसको इन्वर्सन का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, ध्यान दीजिए। ऑब्वियस है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, हैड को, फिर सब्जेक्ट आएगा आई, फिर मेन वर्ब आएगा डन, और उसके बाद जो वर्ड जैसे है उसको वैसे ही लिख दीजिए। सो हैड आई डन वेल आई वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। हाँ, ये जो इफ है ये गायब हो गया, ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बाकी मीनिंग सेम है, जो मीनिंग इसका है, इस पार्ट का है, वही मीनिंग इसका है। हैड आई डन वेल का मतलब क्या होता है? इफ आई हैड डन वेल।
हैड आई डन वेल का मतलब क्या होता है? इफ आई हैड डन वेल आई वुड हैव बीन रिवॉर्डेड, अगर मैंने अच्छा किया होता तो मुझे पुरस्कृत किया जाता। ठीक है एवरीवन, तो ये था एग्जाम्पल कंडीशनल 3 का। अब ये जो सेंटेंस है ये एग्जाम्पल है कंडीशनल 2 का। शर्त सूचक वाक्य प्रकार 2, टाइप 2। देखिए वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई। देखिए यहां पे इन्वर्सन हो रखा है, नहीं हो रखा है, ये आई सब्जेक्ट है और ये वर क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब सब्जेक्ट के पहले आगे इन्वर्सन हो रखा है। ठीक है, इसी को आप सिंपल वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? इसी को आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड। और सेकेंड पार्ट तो जस का तस लिखा जाएगा, सेकेंड पार्ट में कोई चेंज नहीं आता है, सेकेंड पार्ट में इन्वर्सन नहीं आता है, इफ क्लॉज में ही इन्वर्सन आएगा, मतलब उसी क्लॉज में उसी पार्ट में इन्वर्सन आएगा जो इफ से चालू होता है। बात समझ में आ रही है? तो कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3 में इन्वर्सन होता है, लेकिन इफ क्लॉज में ही, सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही, प्रिंसिपल क्लॉज में नहीं, मेन क्लॉज में नहीं। सीधा उसको आप इफ क्लॉज ही याद रखो जो इफ से चालू होता है। तो ये था एवरीवन पॉइंट डी। ओके एवरीवन, अब आगे हम लोग पॉइंट डी पर, है ना, टॉपिक इन्वर्सन के लास्ट पॉइंट पर आ गए हम लोग। देखिए ये जो पॉइंट है ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ। ठीक है, उदाहरण से समझाने वाला हूँ। इसमें है क्या, पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, तो बड़े ध्यान से सुनिए, समझे। देखिए 2 सेंटेंसेस लिखा है मैंने। पहला सेंटेंस है ही वेंट देयर और दूसरा सेंटेंस है आई वेंट देयर टू। पहला सेंटेंस है ही वेंट देयर और दूसरा सेंटेंस है आई वेंट देयर टू। ठीक है, वो वहां गया था, मैं भी वहां गया था। ठीक है, मीनिंग सुन रहे हैं? अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं? दोनों में एवरीवन एक्शन कॉमन है, दोनों में सेम एक्शन परफॉर्म किया गया है। और सिर्फ एक्शन ही नहीं, टेंस भी कॉमन है, वर्ब भी कॉमन है, सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो दोनों में एक्शन, वर्ब, टेंस कॉमन है और सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो इस तरह के 2 वाक्य एवरीवन हम लोग खूब बोलते हैं, है ना, जहां पर दोनों में एक्शन कॉमन होता है, वर्ब कॉमन होता है, टेंस कॉमन होता है, सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। तो कहा यह जा रहा है कि पहला सेंटेंस तो आप पूरा बोलेंगे, पूरा बोलते हैं, लेकिन दूसरा सेंटेंस को ना पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका समय बचेगा। देखिए कैसे, पहला सेंटेंस तो पूरा बोलोगे ही, आप पूरा लिखोगे ही वेंट देयर, मैं वहां गया था। अच्छा, अगर दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर दोनों वाक्य सकारात्मक है, दोनों वाक्यों में काम के होने की बात हुई है, सुन रहे हैं, तो सेकंड पार्ट की शुरुआत आप सो से करोगे। किससे करोगे? सो से करोगे, दोनों अगर पॉजिटिव है तो। अब इसके बाद से 2 चीजें आएंगी, हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट आएगा। तो ये वेंट है, ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? डिड यूज होता है। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे आई है। ठीक है, हो गया, बस यही 2 चीजें लिखनी थी, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब तो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो कॉमन है, वो तो आप पहले सेंटेंस में बोल ही चुके हो। तो अब क्योंकि मेन वर्ब नहीं आएगा तो उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी नहीं आएगा, उसके साथ कोई अदर वर्ड्स है तो वो भी नहीं आएगा। तो क्योंकि आप मेन वर्ब दोबारा नहीं बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं बोल रहे हो, अदर वर्ड्स दोबारा नहीं बोल रहे हो, तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड सेंटेंस है, वो शॉर्ट हो जा रहा है, वो ब्रीफ हो जा रहा है और आपका समय बचेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं उनको वैसे भी बोल सकते हैं, और इनफैक्ट ऐसे ही बोला जाना चाहिए, समय बचता है। He went there, so did I. वो वहां गया था, मैं भी वहां गया था। चलिए, अगर दोनों सेंटेंस निगेटिव हो तब क्या? अगर दोनों सेंटेंस निगेटिव हो तब क्या? ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस है एवरीवन, शी डजंट स्मोक। दूसरा सेंटेंस है आई डोंट स्मोक टू। वो धूम्रपान नहीं करती है, मैं भी धूम्रपान नहीं करता हूं। दोनों सेंटेंस नेगेटिव है और फिर से दोनों में एक्शन कॉमन है, वर्ब कॉमन है, टेंस कॉमन है। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं इन्वर्सन का इस्तेमाल करके। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस तो यू हैव टू राइट एंड स्पीक फुल, है ना, वो तो पूरा लिखना होगा आपको। हाँ, जो सेकंड सेंटेंस है देखिए, अगर दोनों नेगेटिव है तो सेकंड पार्ट की शुरुआत, सेकंड सेंटेंस की शुरुआत आप नीदर से कर सकते हो, नॉर से भी कर सकते हो।
नीदर या नॉट दोनों में से किसी एक को आप यूज करेंगे। अब इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब और फिर आएगा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन है? डू है। अब वो तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि डू लोगे कि डज लोगे। सब्जेक्ट आई है तो ऑब्वियस है कि डू ही लेंगे, हो गया। अब मेन वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब नहीं लिखोगे तो ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा, अदर वर्ड्स भी नहीं आएगा, आपका सेकंड पार्ट जो है छोटा हो गया। सो शी डजंट स्मोक, नीदर डू आई। शी डजंट स्मोक, नॉर डू आई। तो क्लियर हुआ पॉइंट, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ रूल। अगर आप दो सेंटेंसेस बोल रहे हैं, दोनों का एक्शन कॉमन है, वर्ब कॉमन है, टेंस कॉमन है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो सेकंड सेंटेंस को आप शॉर्ट कर सकते हैं इन्वर्सन का इस्तेमाल करके। सो एवरीवन, इस तरह से ये जो टॉपिक था इन्वर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस लेसन का, एडवर्ब का, वो फिनिश होता है। अब हम चालू करेंगे तीसरा और अंतिम टॉपिक, जिसका नाम है कॉमन एडवर्ब्स। तीसरा और अंतिम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एवरीवन, जिसका नाम है कॉमन एडवर्ब्स। टॉपिक के नाम से क्लियर होना चाहिए कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम उन एडवर्ब्स को पढ़ेंगे जो कॉमनली यूज होता है और जिस पर सवाल बराबर बनते हैं, हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट, दो शब्द एवरीवन, एक है TOO और दूसरा है वेरी। दो शब्द हैं, दो एडवर्ब्स है, एक है TOO और दूसरा है VERY, वेरी, ठीक है। दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री है, दोनों को एडवर्ब ऑफ डिग्री बोला जाता है। दोनों के बीच में सुनते हैं क्या क्या बोला बताया जा रहा है। पहले तो मीनिंग सुन लेते हैं। देखिए TOO का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। TOO का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक, जरूरत से ज्यादा। तो अधिक या ज्यादा बोलते हैं हम लोग TOO का। और वेरी का मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है एवरीवन इन अ ग्रेट डिग्री। वेरी का मतलब होता है इन अ ग्रेट डिग्री, है ना, यानी वही बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये मीनिंग है। पहले पॉइंट में हमने दोनों शब्दों का, दोनों एडवर्ब का मीनिंग देखा है, ठीक है। अब बारी है सेकंड पॉइंट की। आइए देखिए, सुनिए पॉइंट बी में क्या बोला जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगा आपको। देखिए बोला जा रहा है एवरीवन कि ये जो वेरी है, ये जो वेरी है ये जो वेरी है एवरीवन, ये अच्छे एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करता है और बुरे एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करता है। अच्छे एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करता है और बुरे एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करता है। अच्छा एडजेक्टिव समझ रहे होंगे, अच्छा एडजेक्टिव मतलब वो शब्द जो अच्छे गुण बताते हैं, तो उनको गुड एडजेक्टिव बोल रहा हूं मैं। और वो वर्ड, वो एडजेक्टिव जो बैड क्वालिटीज बताते हैं, उसको मैं बैड क्वालिटीज बोल रहा हूं। तो ये जो वेरी एडवर्ब है, वो अच्छे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और बुरे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। लेकिन ये जो वर्ड है, एडवर्ब है TOO, ये बैड एडजेक्टिव्स को ही क्वालिफाई करता है, ठीक है। सुन रहे हैं, ये अच्छे एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई नहीं करता है। TOO अच्छे एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई नहीं करता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है टू गुड। आपने सुना होगा जरूर, लोगों को बोलते हुए टू गुड, है ना। लोग इतरा के बोलते हैं। क्या लगता है आपको, टू गुड बोलना सही है? गुड तो खुद एक अच्छा एडजेक्टिव है, और टू गुड बोलना एवरीवन गलत है ना। टू बैड बोल सकते हैं आप, टू बैड, ठीक है, लेकिन टू गुड बोलना गलत माना जाएगा। हाँ, आप वेरी गुड बोल सकते हो, वेरी गुड बोल सकते हो आप, वेरी बैड भी बोल सकते हो आप। आ रही है बात समझ में? सेकंड पॉइंट क्लियर है कि ये जो वेरी है हर तरह के एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देता है, लेकिन ये जो TOO है, ये सिर्फ बैड एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई करता है, गुड एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है। चलिए दो पॉइंट हो गया एवरीवन। अब पॉइंट सी को सुनते हैं। तीसरी और अंतिम बात टू की और वेरी की, क्या बोला जा रहा है एवरीवन? देखिए पॉइंट बी में बोला गया कि TOO बैड एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई करेगा, गुड एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करेगा। अब पॉइंट सी में क्या बोला जा रहा है कि TOO अच्छे एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई कर सकता है। TOO सुन रहे हैं लोग, अच्छे एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई कर सकता है, बशर्ते
उस सेंटेंस में फुल इन्फिनिटिव यूज हुआ हो, बशर्ते उस सेंटेंस में क्या यूज हुआ हो, फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, तो अगर इस टू की जोड़ी उस टू की साथ बन जाए सेंटेंस में, तो भाई अच्छे एडजेक्टिव्स को भी TOO क्वालिफाई करेगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सेंटेंस है यू आर टू काइंड, यू आर टू काइंड टू हर्ट एनीवन। ध्यान दे रहे हैं लोग एग्जाम्पल पर, यू आर टू काइंड टू हर्ट एनीवन। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, कि आप इतने दयालु हैं कि आप किसी को हर्ट कर ही नहीं सकते, आप इतने उदार हैं कि आप किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। तो आप देखो ये जो वर्ड है काइंड, ये एडजेक्टिव है और ये अच्छा एडजेक्टिव है, अच्छे गुण को दर्शाता है। अब उसको TOO क्वालिफाई कर रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि सेंटेंस में देखिए बाद में फुल इन्फिनिटिव आया हुआ है। फुल इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1 आया हुआ है। समझ पा रहे हैं, तो अच्छे एडजेक्टिव को 2 क्वालिफाई कर सकता है, करेगा इनफैक्ट जब सेंटेंस में 2 + V1 यानी फुल इन्फिनिटिव यूज हुआ है। सो यू आर टू काइंड टू हर्ट एनीवन। अब देखिए ये सेंटेंस जैसा दिखता है ना, उसका मीनिंग आता नहीं है, तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, यू आर सो काइंड, यू आर सो काइंड दैट, यू आर सो काइंड दैट यू कांट hurt anyone. You are so kind that you can't hurt anyone. आ रही है बात समझ में एवरीवन? तो ये था टू और वेरी को लेकर 3 बातें। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट को समझेंगे। चलिए एवरीवन, अब आते हैं टॉपिक कॉमन एडवर्ब्स के सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है टू मच और मच टू। ठीक है, टू मच और मच टू। अभी क्या है देखने में एक जैसे लग रहे हैं, अब मीनिंग तो सेम ही होता है दोनों का, दोनों फ्रेजेस का, लेकिन यूसेज सेम नहीं है। मीनिंग सेम है, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, मच टू मतलब भी बहुत ज़्यादा। अंतर क्या है, देखिए बताया जा रहा है एवरीवन कि ये जो टू मच है ना, ये नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, और जो मच टू है ना, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कि टू मच एडजेक्टिव है और मच टू एडवर्ब है। टू मच एडजेक्टिव है और मच टू एडवर्ब है। टू मच नाउन को क्वालिफाई करेगा, मच टू एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। अब देखिए यहाँ एग्जांपल है, टू मच है भाई, टू मच है तो क्या होगा, डाउट होगा या डाउटफुल होगा। टू मच है तो डाउट होगा कि डाउटफुल होगा, जाहिर सी बात है नाउन होगा, तो इन दोनों में से कौन होगा, नाउन, डाउट। तो टू मच डाउट ही बोलेंगे, टू मच डाउटफुल नहीं बोल सकते। टू मच डाउट ही बोलेंगे, बहुत ज्यादा डाउट, बहुत ज्यादा शक संदेह। ठीक है, चलिए अभी मान लीजिए क्वालिफाई करना है हमें डाउटफुल को, क्वालिफाई करना है हमें किसके, डाउटफुल को, तो मच टू यूज करेंगे। टू मच तो यूज करने से रहे, तो मच टू डाउटफुल ही बोलेंगे, मच टू डाउट नहीं बोलेंगे। मच टू डाउटफुल, बहुत ज्यादा संदेहास्पद। ठीक है, शकी। चलिए, तो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 2। अब बारी है पॉइंट नंबर 3 की। तो 2 एक्सप्रेशन और है हमारे पास, एक है ओनली टू और एक है नॉन टू। एक है ओनली टू और दूसरा है नॉन टू। तो ओनली टू का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में वेरी, बहुत, और नॉन टू का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में नॉट वेरी, बहुत नहीं, ज्यादा नहीं। क्लियर है? इन दोनों का सिर्फ मीनिंग ही जानना था हमें, मतलब ही जानना था, और वो हमने जान लिया। चलिए अब उसी आधार पर देखिए कि एग्जाम्पल सेंटेंस है क्वेश्चन के फॉर्म में, यू नीड नॉट फियर देम एज दे आर ओनली टू स्ट्रॉन्ग। तो आपको उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे लोग स्ट्रांग हैं, क्योंकि वे लोग बहुत स्ट्रांग हैं। तो वे लोग बहुत स्ट्रांग हैं इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये गलत है। यहाँ पे ओनली टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नॉन टू होना चाहिए। वे लोग बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, है ना, इसीलिए उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। वहां पे नॉन टू होगा, वहां पे नॉट वेरी का सेंस लाना है, वेरी का सेंस नहीं लाना है, इसलिए ओनली टू वहां पर नहीं होगा। चलिए आइए पॉइंट नंबर 4 पर आ जाइए। 2 शब्द हैं, एक है फेयरली, दूसरा है रादर। एक है फेयरली और दूसरा है रादर। अब इन दोनों का भी मीनिंग सेम ही होता है। इन दोनों का मतलब होता है एवरीवन मॉडरेटली। फेयरली और रादर का मीनिंग सिंपल वर्ड में होता है मॉडरेटली, है ना, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम।
ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। फेयरली और रादर का मतलब होता है। अंतर क्या है भाई? अंतर ये है कि ये जो फेयरली है ये अच्छे एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करता है, सुन रहे समझ रहे हैं, और ये जो रादर है, ठीक कहा आपने, ठीक सोच रहे हैं आप, ये बैड एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करेगा। फेयरली क्वालिफाई करेगा किसको? अच्छे एडजेक्टिव को, और रादर किसको क्वालिफाई करेगा? बुरे एडजेक्टिव को। अब देखिए, मान लीजिए एक वर्ड है ऑनेस्ट, ठीक है, तो इसको कौन क्वालिफाई करेगा? फेयरली या रादर? ऑब्वियस है, फेयरली ऑनेस्ट ही बोलेंगे आप, रादर ऑनेस्ट तो बोलेंगे नहीं। और डिसऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट को कौन क्वालिफाई करेगा? रादर क्वालिफाई करेगा, तो रादर डिसऑनेस्ट ही बोलेंगे आप, ठीक है। तो फेयरली ऑनेस्ट, रादर डिसऑनेस्ट। फेयरली क्वालिफाई करेगा अच्छे एडजेक्टिव को, रादर क्वालिफाई करता है बुरे एडजेक्टिव को। चलिए यहां पर नोट में हमारे पास कुछ है, बोला जा रहा है एवरीवन कि ठीक है रादर बैड एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करता है, लेकिन ये कुछ अच्छे एडजेक्टिव्स हैं जिनको रादर क्वालिफाई कर सकता है। amusing, clever, good, pretty, well, rather amusing, rather clever, rather good, rather pretty, rather well, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो रादर इन सारे अच्छे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन फिर क्या होता है, वो जो रादर का निगेटिव सेंस वाला मीनिंग है ना, वो वैनिश हो जाता है, ठीक है। फिर रादर का जो मीनिंग है वो करीब करीब वेरी के मीनिंग जैसा हो जाता है। तो रादर अम्यूजिंग का मतलब वेरी अम्यूजिंग हो जाएगा, है ना। रादर क्लेवर मतलब वेरी क्लेवर, रादर गुड मतलब वेरी गुड, रादर प्रेटी मतलब वेरी प्रेटी। समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। दो शब्द है, दो एडवर्ब है ना, एक जैसे दिखते हुए, एक है कूली और दूसरा है कोल्डली। कूल से बना कूली, कोल्ड से बना कोल्डली। मीनिंग समझते हैं, मीनिंग ही समझना है। कूली का मतलब होता है एवरीवन प्रूडेंटली एंड कामली। प्रूडेंटली एंड कामली है ना। कामली मतलब शांतिपूर्वक, प्रूडेंटली मतलब चतुराई से, बुद्धिमता से, और कोल्डली का मतलब होता है इन एन अनफ्रेंडली वे। इन एन अनफ्रेंडली वे, ध्यान दे रहे हैं। इन एन अनफ्रेंडली वे मतलब क्या? फीके ढंग से, है ना, दिल से नहीं, मन से नहीं, दिखावा करते हुए, ये मतलब होता है कोल्डली का। मीनिंग क्लियर है दोनों शब्दों के? दिखते एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग देखिए कितना डिफरेंट है ना, अर्थ जो है बहुत भिन्न है। चलिए दो एग्जाम्पल सेंटेंस है क्वेश्चन के फॉर्म में, अगर आप सही बता पाते हैं तो इसका मतलब है आप मीनिंग दोनों शब्दों का अच्छे से समझ गए हैं। पहला सेंटेंस है ही मैनेज्ड एवरीथिंग डैश। उसने सब कुछ मैनेज किया, उसने सब कुछ हैंडल किया। कैसे आपको बताना है, कूली या कोल्डली, है ना, फीके ढंग से मैनेज किया या बुद्धिमत्ता और शांतिपूर्वक मैनेज किया। ऐसे तो इस ब्लैंक में दोनों हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सुटेबल लगेगा अगर हम ऑप्शन ए को चुने, यानी कूली को चुने, COOLY को, ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, शी गॉट एंग्री बिकॉज शी वॉज ट्रीटेड डैश। वो क्रोधित हो गई क्योंकि उसको कैसे ट्रीट किया गया था? हाँ बेटर यू नो, उसको कोल्डली ट्रीट किया गया था, है ना, उसको अनफ्रेंडली ट्रीट किया गया था, फीके ढंग से उसको ट्रीट किया गया, है ना, इसलिए वो गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई, नाराज हो गई। पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं एवरीवन। दो शब्द हैं, एक है हॉटली और दूसरा है वार्मली। हॉट से बना हॉटली, वार्म से बना वार्मली। मीनिंग समझते हैं दोनों का। हॉटली का मतलब होता है एवरीवन इंडिग्नेंटली। हॉटली का मतलब होता है एवरीवन इंडिग्नेंटली, यानी अपमान पूर्वक। अपमान पूर्वक, अपमान करते हुए, बेइज्जती करते हुए, ठीक है। और वार्मली का मतलब तो आप समझ लो होता है इन अ फ्रेंडली वे। इन अ फ्रेंडली वे। वार्मली का मतलब होता है इन अ फ्रेंडली वे, है ना, यानी गर्मजोशी से, दिल से, मन से, ठीक है। क्लियर है मीनिंग दोनों का? ये भी एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, लेकिन मीनिंग बहुत डिफरेंट है। आइए एग्जांपल देखते हैं। ही डिनाइड द चार्जेस डैश, है ना, उन्होंने या उसने चार्जेस को, आरोपों को खारिज कर दिया। अब कैसे खारिज किया आपको बताना है ना, गर्मजोशी से खारिज किया या अपमान पूर्वक खारिज किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
इंडिग्नेंटली खारिज किया। अब किसी के ऊपर आप आरोप लगाओ, चाहे सच्चा चाहे झूठा, है ना, अब तो डिपेंड करता है कि आरोप इल्जाम कितना संगीन आप लगा रहे हैं, कितना ग्रेव, कितना सीरियस लगा रहे हैं, सामने वाला क्रोधित हो जाएगा, है ना। कोई नहीं चाहता है कि आप उस पर आरोप लगाए, इल्जाम लगाए किसी गलत काम का, चाहे उसने किया हो चाहे नहीं किया हो। तो भाई उसने आरोपों को खारिज कर दिया, कैसे? इंडिग्नेंटली, हॉटली, है ना, अपमान पूर्वक, बेइज्जती करते हुए, ठीक है। अब जैसे आप किसी को मान लीजिए ये बोल देते, ये तक बोल देते हैं कि आप तो बूढ़े हो रहे हैं, तो पलट के कोई जवाब देते हैं बूढ़ा तो तेरा बाप हो रहा होगा, ऐसे जवाब दे देते सिर्फ बूढ़े बोलने में। तो सोचिए इससे भी बड़ा आरोप लगाएगा, इल्जाम लगाएगा, तो पलट के क्या जवाब देगा? मोना वेलकम डज डैश, मोना ने हम लोगों का स्वागत किया था, कैसे? बहुत सिंपल है, वार्मली, ऑप्शन बी। तो मोना ने हम लोगों का स्वागत किया था गर्मजोशी से, फ्रेंडली वे में, ठीक है, दिल से। ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 6। ओके एवरीवन, पॉइंट नंबर 7। दो एक्सप्रेशन है, एक है सेल्डम इफ डैश, दूसरा है सेल्डम और डैश, ठीक है। तो आपको देखिए याद रखना है कि इफ के साथ एवर ही आएगा, नेवर नहीं। तो सेल्डम इफ एवर ही होता है, ठीक, और के साथ नेवर ही आएगा, एवर नहीं। सेल्डम और नेवर ही होता है, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। सेल्डम यानी कभी कभार, है ना, तो कभी कभार, यदि कभी, कभी कभार या कभी नहीं, ये मीनिंग हुआ इन दोनों एक्सप्रेशंस का। याद क्या रखना था? इफ के साथ एवर और के साथ नेवर। एग्जाम्पल देखिए, सेल्डम और एवर डज शी कम हियर, वो कभी कभार, अब ये तो मीनिंग पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हो, उसके हिसाब से सही मीनिंग बताया जा सकता है। चलिए, तो क्या लगता है आपको ये सही है? और के साथ एवर आता है क्या? और के साथ एवर नहीं आता है, और के साथ नेवर आता है। तो और एवर कहना गलत होगा, और नेवर कहना सही होगा। तो सेल्डम और नेवर डज शी कम हियर, सेल्डम और नेवर डज शी कम हियर। आप देख सकते हैं इन्वर्सन भी हो रखा है, पार्शियल इन्वर्सन। वो तो टॉपिक इन्वर्सन में हमने पढ़ा ही था कि अगर सेंटेंस सेल्डम से स्टार्ट हो तो इन्वर्सन होगा, पार्शियल इन्वर्सन होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आया हुआ। देखिए तो मतलब क्या हुआ सेंटेंस का, कि वो यहाँ कभी कभार या कभी नहीं आती है, ठीक है, यानी बहुत कम आती है। तो उसी के जैसा पॉइंट नंबर 8 है एवरीवन। ये क्या सिखाना चाहता है हमें कि लिटिल और नथिंग होता है, लिटिल और एनीथिंग नहीं होता है। उसी तरह से लिटिल इफ एनीथिंग होगा, नथिंग नहीं होगा। तो और के साथ नथिंग और इफ के साथ एनीथिंग आना चाहिए। ये है करेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है, शी हैज लिटिल और एनीथिंग टू डोनेट। क्या लगता है आपको सही है? और के साथ भाई अब एनीथिंग तो नहीं आएगा, और के साथ क्या आना चाहिए? नथिंग आना चाहिए। शी हैज लिटिल और नथिंग टू डोनेट, मतलब उसके पास डोनेट करने को या तो कुछ नहीं है, नहीं तो न के बराबर ही चीज है। चलिए पॉइंट नंबर 9 पर आ गए हम लोग। 3 शब्द है, 3 एडवर्ब्स है, एक है लेट, दूसरा है लेटली और तीसरा है रिसेंटली। लेट और लेटली एवरीवन एक जैसे दिखते हैं तो कंफ्यूजन होता है कभी कभी लोगों को, लेकिन मीनिंग से क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन। लेट का मतलब होता है आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम, निर्धारित समय के बाद, आफ्टर द यूजुअल टाइम, आफ्टर द फिक्स टाइम, है ना। लेट जिसको हम लोग देर, देरी, विलंब से भी बोलते हैं हिंदी में। और लेटली और रिसेंटली का तो एक ही मतलब होता है एवरीवन, इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही में। लेटली और रिसेंटली का एक ही मतलब होता है, हाल ही में। तो लेट का तो मीनिंग ही अलग है, ठीक है, इसका मतलब होता है देर से, विलंब से। हाँ, इन दोनों का मीनिंग सेम है। तो अब ये दोनों दिखते अलग है लेकिन मीनिंग सेम है, तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना जरूरी है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है भाई? ये जो लेटली है ये सिर्फ परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ये यूज होता है सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ये जो रिसेंटली है ये परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है और पास्ट टेंस में भी यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है और सिंपल पास्ट टेंस में भी यूज होता है। तो इन दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन डिफरेंस यूसेज में आपने देखा। अब जो पॉइंट आपने जो बातें आपने पॉइंट नंबर 9 में सुना उस पर बेस्ड कुछ सवाल है, देखिए ध्यान दीजिए। शी वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेटली टू स्कूल। आपको बताना है सही है कि गलत। उसको दंडित किया गया स्कूल लेटली आने के लिए, हाल ही में आने के लिए। सही है?
नहीं जी, ये गलत है। यहाँ पे लेटली नहीं, लेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेट। शी वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट टू स्कूल। देर आने के लिए, देर से आने के लिए उसको दंडित किया गया। हाल ही में आने के लिए नहीं सजा दी गई उसको। चलिए अगला एग्जाम्पल, हैव यू विजिटेड एनी हिस्टोरिकल प्लेस डैश। अब आपको बताना है यहाँ पे लेटली होगा कि रिसेंटली होगा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये पूछ रहा है, यस नो क्वेश्चन है कि क्या आपने हाल ही में कोई ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण किया है। हाल ही में का सेंस लाना, इन दोनों में से कौन होगा, लेटली या रिसेंटली। अब आप क्या देख रहे हैं कि परफेक्ट टेंस में वो भी यूज होता है, वो भी यूज होता है। तो जब ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो लेटली भी यहां चलेगा और रिसेंटली भी यहां पर चलेगा। दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई डिड नॉट सी हिम लेटली। मैंने उसे हाल में नहीं देखा है, मतलब मुझे उसे देखे हुए, मिले हुए बहुत समय हो गया है। क्या लगता है, करेक्ट है इनकरेक्ट? यस, दिस इज इनकरेक्ट। अगर ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसके साथ लेटली नहीं यूज होगा, क्योंकि लेटली का इस्तेमाल सिर्फ परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, रिसेंटली जो है वो परफेक्ट टेंस में भी यूज हो सकता है, पास्ट टेंस में भी यूज हो सकता है। तो लेटली यहां से जाएगा, कौन आएगा यहां पर, रिसेंटली आ जाएगा यहां पर। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई डिड नॉट सी हिम रिसेंटली। दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। चलिए पॉइंट नंबर 9 के बाद आते हैं सीधे पॉइंट नंबर 10 पर एवरीवन। ये है आपके चैप्टर एडवर्ब टॉपिक 3 कॉमन एडवर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्डली। सबसे ज्यादा सवाल इसी पे बनता है। पहला चीज कि दोनों के मीनिंग में लोगों को कंफ्यूजन होता है कभी कभी, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, देखिए दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। HARD हार्ड, HARD हार्ड का मतलब होता है विथ फुल एनर्जी। हार्ड का मतलब होता है विथ फुल एनर्जी, पूरी ताकत के साथ, है ना, पूरे जोशो खरोश के साथ, दमखम के साथ, मेहनत से, परिश्रम से, लगन से। ये मीनिंग होता है हार्ड का, एडवर्ब के रूप में। किस रूप में? एडवर्ब के रूप में। ऐसे ये जो हार्ड है ये एडजेक्टिव भी है, तो अगर वो एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है कठिन, कठोर, कड़ा, सख्त, ये सब कुछ। लेकिन अभी हम हार्ड को एडवर्ब के रूप में देख रहे हैं, क्रिया विशेषण के रूप में देख रहे हैं। हार्ड का मतलब एडवर्ब के रूप में होता है विथ फुल एनर्जी, और हार्डली का मतलब होता है लिटिल, है ना, न के बराबर, न के बराबर, या आप कह सकते हैं शायद ही, है ना, न के बराबर, शायद ही, या आप कह सकते हैं हिंदी में एक और चीज, मुश्किल से, मुश्किल से, या आप कह सकते हैं मुश्किल से। तो इन तीनों में से कोई भी एक मीनिंग आप समझ सकते हैं उसका हिंदी में। मीनिंग डिफरेंट है, लुक हालांकि सिमिलर है, मीनिंग लेकिन डिफरेंट है। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद, सुनने के बाद आपको इन दोनों के बीच कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और उसी पॉइंट पर बेस्ड अक्सर सवाल बनाए पूछे भी जाते हैं। देखिए पॉइंट क्या है भाई, कि ये जो वर्ड है एडवर्ब है हार्ड, ये वर्ब के बाद आके उसको क्वालिफाई करता है। ठीक है, समझ रहे हैं, हार्ड जो है वो वर्ब के बाद आके उसको क्वालिफाई करेगा, और ये जो वर्ड है एडवर्ब है हार्डली, ये वर्ब के पहले आकर उसको क्वालिफाई करता है। तो ये डिफरेंस है एवरीवन। एक तो मीनिंग हो गया, एक दूसरा डिफरेंस हो गया। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल है, शी वर्क्स डैश। क्या लगता है आपको, क्या भरा जाना चाहिए इसमें? जाहिर सी बात है, वर्ब के बाद पूछा जा रहा है तो वर्ब के बाद तो हार्ड ही आता है, हार्डली आने से रहा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करती है। और अगर सेंटेंस कुछ ऐसा है, शी डैश वर्क्स, तो क्या लगता है ब्लैंक में क्या होना चाहिए? हार्डली ही होना चाहिए, क्योंकि वर्ब के पहले पूछा जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हार्ड जिस वर्ब को क्वालिफाई करता है उसके बाद आता है, हार्डली जिस वर्ब को क्वालिफाई करता है उसके पहले आता है। तो वर्ब के पहले पूछा जा रहा है तो हार्डली ही होगा। शी हार्डली वर्क्स, वो शायद ही काम करती है। तो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 10। चलिए एवरीवन पॉइंट नंबर 11 पर आ गए हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे 3 एडवर्ब्स को, एक है वेरी, दूसरा है मच और तीसरा है वेरी मच। तो इन तीनों के बारे में 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, एक एक करके सबको ध्यान से सुनते समझते हैं।
चलिए पहले पॉइंट में क्या बताया जा रहा है एवरीवन, कि ये जो वर्ड है एडवर्ब है वेरी, ये क्वालिफाई करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल को, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है एवरीवन मेन वर्ब का चौथा रूप, यानी V1 प्लस ING। ये जो मच है ये क्वालिफाई करता है पास्ट पार्टिसिपल को, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो V3 को क्वालिफाई करेगा मच और V4 को क्वालिफाई करता है वेरी, और वेरी मच उसको क्वालिफाई करता है जिसको मच क्वालिफाई करता है। मच क्वालिफाई करता है V3 को, तो वेरी मच भी V3 को ही क्वालिफाई करेगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल को। अब देखिए वेरी है तो उसके साथ क्या आना चाहिए, सरप्राइजिंग या सरप्राइज्ड। तो वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्वालिफाई करता है तो वेरी सरप्राइजिंग होगा, वेरी सरप्राइज्ड नहीं होगा एवरीवन। मच किसको क्वालिफाई करे, ऑब्वियस है V3 को, तो मच इंटरेस्टेड होगा, मच इंटरेस्टिंग नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है एवरीवन, वैसे ही मच सरप्राइज्ड होगा। क्लियर है? चलो, लेकिन यहाँ पे कुछ नोट में दिया हुआ है एवरीवन। अभी आपने सुना कि वेरी क्वालिफाई करता है V4 को और मच V3 को, लेकिन नोट में क्या बताया जा रहा है कि ये कुछ ऐसे V3 हैं, ये कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल है जिसको वेरी क्वालिफाई करता है, जैसे कि वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंटेड, वेरी लिमिटेड, वेरी फ्राइटेंड, वेरी शॉक्ड, वेरी बोर्ड, वेरी डिलाइटेड, वेरी ड्रंक, वेरी प्लीज्ड। तो इन सारे V3 को वेरी क्वालिफाई करता है। ठीक है एवरीवन, याद रखना है। तो ये जो बताया जा रहा है आपको, ये नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता है कि V4 को वेरी क्वालिफाई करेगा, V3 को मच क्वालिफाई करेगा। इन सब को भी वेरी क्वालिफाई करता है, इन सबको मच क्वालिफाई नहीं करता है। मच टायर्ड, मच डिजेक्टेड अब नहीं बोलेंगे। पॉइंट बी पर आते हैं। पॉइंट बी में क्या बताया जा रहा है एवरीवन, कि ये जो वर्ड है ना, ये जो एडवर्ब है वेरी, ये वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है। वर्ब को क्रिया की विशेषता वेरी नहीं बतलाता है ना। हाँ, मच और वेरी मच ये दोनों वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। मच और वेरी मच दोनों वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। दिस एग्जाम्पल है शी ट्रेवल्स डैश। अभी ट्रैवल को क्वालिफाई करना है हमें, वर्ब है वो, तो क्या यूज कर सकते हैं, मच यूज कर सकते हैं, वेरी मच भी यूज कर सकते हैं, बट यू कांट से वेरी। बात समझ आ रही है? आप नहीं कह सकते शी ट्रैवल्स वेरी, है ना, वो बहुत यात्रा करती है, तो शी ट्रैवल्स वेरी आप नहीं कह सकते, शी ट्रैवल्स मच बोलेंगे आप, या शी ट्रैवल्स वेरी मच बोलेंगे। वैसे ही लाइक्स यू वेरी नहीं बोलेंगे, ही लाइक्स यू मच या ही लाइक्स यू वेरी मच बोलेंगे आप। बात समझ पा रहे हैं? ओके गुड। चलिए पॉइंट सी में क्या है, तीसरी बात क्या है उन तीनों को लेकर, कि ये जो वर्ड है एडवर्ब है वेरी, ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। पीडी का मतलब हो गया पॉजिटिव डिग्री, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री और एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो वेरी है ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को नहीं। ये जो मच है ये क्वालिफाई करेगा कंपैरेटिव को, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव को नहीं क्वालिफाई करेगा। ठीक है, ये जो वेरी मच है अभी बताया मैंने कि जिसको मच क्वालिफाई करता है उसको वेरी मच क्वालिफाई करता है, तो वेरी मच भी क्वालिफाई करेगा किसको, कंपैरेटिव डिग्री को, पॉजिटिव सुपरलेटिव को क्वालिफाई नहीं करेगा। द वेरी, ध्यान दीजिएगा, द वेरी क्वालिफाई करता है सुपरलेटिव डिग्री को। अंतर समझ पा रहे हैं? अगर सिर्फ वेरी है तो पॉजिटिव को क्वालिफाई करेगा, लेकिन द वेरी क्वालिफाई करता है किसको, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव को। उसी तरह से मच द क्वालिफाई करेगा सुपरलेटिव को, है ना। यहां भी समझिएगा अंतर, सिर्फ मच है तो कंपैरेटिव को क्वालिफाई करेगा, लेकिन मच द क्वालिफाई करेगा सुपरलेटिव डिग्री को। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते। तो वेरी है भाई, उसके साथ क्या आएगा, वाइज, वाइजर या वाइजेस्ट। ठीक कहा आपने, वेरी वाइज होगा, वाइजर या वाइजेस्ट नहीं होगा। मच के साथ कौन होगा, ग्रेटर होगा, मच ग्रेटर, मच ग्रेट या मच ग्रेटेस्ट नहीं होगा। वेरी मच के साथ कौन होगा, इसके साथ भी कंपैरेटिव डिग्री ही होगा, वेरी मच बेटर, गुड या बेस्ट नहीं होगा। और द वेरी के साथ सुपरलेटिव होगा, द वेरी टॉलेस्ट। क्लियर है एवरीवन? किसके साथ कौन होगा, ये था आपका पॉइंट नंबर 11। ओके एवरीवन, तो आ गए हम लोग अब इस लेसन एडवर्ब के लास्ट पॉइंट पर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले वो जो टॉपिक था कॉमन एडवर्ब्स खत्म हो गया है, लेकिन एक पॉइंट थी, एक बात थी जो एडवर्ब से रिलेटेड है, जो जानना जरूरी है। क्या है भाई, देखिए ये कुछ ऐसे वर्ब है, देखिए कुछ ऐसे खास वर्ब है जिनके साथ एज का इस्तेमाल होना ही चाहिए, जिनके साथ एस एस का इस्तेमाल होना ही चाहिए।
रिगार्ड, रेस्पेक्ट, ट्रीट, डिस्क्राइब, डिफाइन, व्यू, डेपिक्ट, पोर्ट्रे, नो। ठीक है, इन सब के साथ एज का इस्तेमाल होना ही चाहिए। जैसे साइंस हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ नेचर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइन है ना, इसी डिफाइन को यहाँ पे यूज किया गया है। अब यहाँ से एज मिसिंग है तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट कब होगा? जब आप यहाँ पे एज ऐड करेंगे। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? साइंस हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, मैं उसको भाई मानता हूं। ठीक है, तो अब आपको रिगार्ड दिखेगा, रिगार्ड है ना इस लिस्ट में, तो रिगार्ड के साथ भी एज आना चाहिए। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। ठीक है, द एडवर्टीजमेंट्स डेपिक्ट स्मोकिंग ग्लैमरस एंड अट्रैक्टिव, आपको डेपिक्ट भी दिख रहा है यहाँ पे, तो डेपिक्ट के साथ भी एज आना चाहिए। द एडवर्टीजमेंट्स डेपिक्ट स्मोकिंग एज ग्लैमरस एंड अट्रैक्टिव। तो ये जितने भी वर्ब हैं बड़े खास हैं, इन सबको ध्यान से देख लो, है ना, एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लो, याद कर लो, इन सबके साथ एज होना ही चाहिए। अब ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ एज की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नेम, इलेक्ट, क्राउन, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इन सब के साथ एज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब एज दे दे के एग्जाम में सवाल बनाए जाते, पूछे जाते एग्जाम्स में। रंजीत वॉज इलेक्टेड एज, देख रहे ध्यान से, द सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट है ना, तो जब इलेक्ट वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो एज की कोई ज़रूरत नहीं है। एज को आप रिमूव करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। रंजीत वॉज इलेक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब। अगला एग्जाम्पल है, लीला सैमसन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट डांसर इन इंडिया। अब बताइए, कंसिडर्ड है, अब कंसिडर्ड के साथ एज की कोई ज़रूरत नहीं है, एज को रिमूव करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये एवरीवन लास्ट पॉइंट था चैप्टर एडवर्ब का। इस तरह से चैप्टर एडवर्ब फिनिश होता है।